हेलो 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 गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके अपने फेवरेट, अपने प्यारे बैच में, अपने यकीन बैच में। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज दिखाई दे रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार थम्स को अप करेंगे, लहरा देंगे और बता देंगे कि आज की क्लास शुरू करने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं कि नहीं। हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। निशा जी भी आ चुकी हैं, संध्या गुप्ता आ चुकी हैं, वैष्णवी आ चुकी हैं, रिया जी आ चुकी हैं। मैं भी बहुत अच्छा, एकदम झकास, एकदम बेहतरीन। आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, आप लोगों को आवाज दिखाई देनी चाहिए। आवाज दिखाई दे रही है, वीडियो सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार बता देंगे और शुरू करेंगे आज की बेहतरीन क्लास। क्लियरेंद्र बाहुबली आ चुके हैं हमारे बीच में, बाहुबली फैंस हमारे बीच में, बाहुबलीज आ चुके हैं, बाहुबली के फैन आ चुके हैं। तो शुरू कर ली जाए आज की बेहतरीन सी क्लास। लव यू मेरा प्यारा बच्चा। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम लोगों ने कल की कहानी खत्म की थी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से कहानी को थोड़ा और आगे हौली हौली लेकर के चलेंगे। पिट्यूटरी का खात्मा करते ही हम लोग शुरू करेंगे पाइनियल ग्लैंड। शुरुआत होगी पाइनियल ग्लैंड की। बड़ी ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टाइप की ग्लैंड है और ये दोनों ग्लैंड आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में लोकेटेड है और पाइनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही लोकेटेड है। मतलब पिछले चैप्टर का कुछ अंश बचा हुआ है जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, वो कहानी भी आज यहाँ डिस्कस की जाएगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और बात होगी फिर नेक में पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था, अपनी बॉडी के हर पोर्शन में, हर किनारे किनारे, हर पोर्शन में जहां जहां जो ग्लैंड पाई जाती है, टिप से लेकर टो तक के बीच के कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी फंक्शन को और मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, इन सब के लिए अपने पास पाए जाते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, न्यूरल और केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल में हम बात कर रहे हैं अपने एंडोक्राइन कंट्रोल की। एंडोक्राइन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम लोगों ने कहानी कल खत्म की थी। कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया जाए। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था, कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड के फिल इन द ब्लैंक्स से कहानी को आगे बढ़ाया जाए। लव यू मेरे बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। तन्नू कुमारी, जोगिंदर प्रजापत, यस यस मेरे बच्चों। स्टार्टेंद्र बाहुबली आ चुका है आप लोगों के बीच में। फिल इन द ब्लैंकेंद्र करेंगे, रिक्त स्थानों की देवसेना पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की देवसेना पूर्ति करें, जल्दी से चैट बॉक्स को भर दिया जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बोनी कैविटी। एक बोनी कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेल्ला। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है सेल्ला। सेला टर्सिका नाम है इस बोनी कैविटी का, जो कि स्फिनॉइड बोन की कैविटी होती है, जिसे सेला टर्फिका कहते हैं। हमारी सेला, हम सब की सेला टर्सिका अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से बाई अ स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है। प्यार से उसे इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए आप उसे छोड़ सकते हैं। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू टू पार्ट्स। एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस होता है और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पारस इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। कौन सा? पार्स डिस्टैलिस
एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया होता है यहाँ पे दो पार्ट। पार्स डिस्टालिस जो रीजन है कॉमनली कॉल्ड, इसी को हम आंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। आंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं पार्स डिस्टालिस को। और यहां से जो हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक है आपकी प्यारी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग टीएसएच हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और गोनाडोट्रोपिन में दूसरा होता है एफएसएच। एफएसएच। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। melanocyte stimulating hormone. However, in humans, the pars intermedia almost merge in pars distalis. pars distalis में almost merge हो जाता है, यहां पर almost merge हो जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है, दैट न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे पार्स नर्वोसा कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसी को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और ये क्या करता है? ये स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन, एक होती है आपकी ऑक्सीटोसिन और दूसरी होती है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो हार्मोन होते हैं विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसे बनाता हाइपोथैलेमस है, इसकी सिंथेसिस हाइपोथैलेमस करता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सॉन के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस में होता है। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है बच्चों को? यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ये एकदम आसान सा, इजी, बेहतरीन है। सब कुछ बेहतरीन है ना सेनोरिटास? सब कुछ अच्छा है। यहां तक की बात एकदम रापचिक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल कुछ दिए थे होमवर्क, कल कुछ होमवर्क दिए थे, तो उन होमवर्क की कहानियों को आगे ले चलें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं होमवर्क के साथ। गृह कार्य को चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा इसका, फटाफट से आप लोग जल्दी से आंसर फिल कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में ए से डी को पहचानना है और चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन को। आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, डी कौन है? इस चित्र को आप बड़ी आसानी से समझते हो। ये ए जो है ये हाइपोथैलेमस है, ए इज हाइपोथैलेमस। बी जो है यहां पे आते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यहां न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आती है। सी जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पे आपको बंडल ऑफ कैपिलरी दिखाई दे रही है, जिसे पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसे पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करता है। और यहां पे आप देखो ये हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है और इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, इनमें से ए हाइपोथैलेमस है। ए इज हाइपोथैलेमस, ए इज हाइपोथैलेमस, ए इज हाइपोथैलेमस, ए इज हाइपोथैलेमस, ए इज हाइपोथैलेमस। B is hypothalamic neuron, B is hypothalamic neuron, B is hypothalamic neuron। ठीक है जी। C है पोर्टल सर्कुलेशन, C है पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब जे भी गलत, जे भी गलत, जे भी गलत, केवल ये सही है। और D है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो इसका मतलब B फॉर बच्चन साहब, B फॉर बाहुबली, बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। तो सही आंसर बनेगा, सही आंसर बनेगा बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली।
81% लोगों का सही हुआ। 81% स्टूडेंट्स हैव करेक्टेड दिस आंसर। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा परफॉर्मेंस। अगला सवाल है पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द, ये हमें पहले भी पता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, लिखा है रॉन्ग। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, डायरेक्ट एक्सोनल रेगुलेशन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, डायरेक्ट एक्सोनल रेगुलेशन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे 1 सी और डी गलत है, केवल बी सही है। बी इज बाहु अगेन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, यहाँ जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है इसके ऊपर हाइपोथैलेमस का, श्रीमान हाइपोथैलेमस जी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। आप देखें यहां से हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो होते हैं अपने मसालों को, अपने केमिकल्स को डायरेक्ट लेकर के यहां आते हैं। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स अपना मैसेज डायरेक्ट इस पोर्शन तक पहुंचा देता है। तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस होगा सही आंसर, बी बनाएंगे बिल्कुल करेक्ट। बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन बी फॉर कटप्पा। यस बेटा बिल्कुल सही, बी फॉर कटप्पा। अगला सवाल, जीएनआरएच स्टिमुलेट्स, जो जीएनआरएच होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। जीएनआरएच, ये सवाल बहुत ही आसान सवाल आपने पहले भी किया है। पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि गोनाडियल हार्मोन्स एक्टिव हो सके, क्या सही है? पिट्यूटरी से गोनाडियल हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन टेस्टिस को एक्टिवेट करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, नो। तो आप देखेंगे इस सवाल का भी बेहतरीन जवाब होगा पिट्यूटरी टू रिलीज, सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगेन बी फॉर देवसेना। बी फॉर देवसेना, बी फॉर भल्लाल देव के पापा, बी फॉर बाहुबली का माहिष्मती साम्राज्य, बी फॉर देवसेना, देवसेना, देवसेना। बोलो समझ आ गई बात? 3 सवाल जो कल होमवर्क दिए थे कर लिए आप लोगों ने, आसान सा सवाल, बोलो क्या? बेव सेना, बेवड़ी सेना, बेव सेना नहीं बेवड़ी सेना कर दो आप। बी फॉर बेवड़ी सेना, बेवड़ी सेना। वाह मेरे बच्चों वाह, कटप्पा मामू। डन, बोलो यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक की बात सभी लोगों को समझ आ गई है मेरे बाहुबलियों, बाहुबली फैंस? क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है? तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। बोलो शुरू करें? चलो भैया शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी को। और आज पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एकदम रापचिक तरीके से फिनिश कर देंगे। पिट्यूटरी की बची खुची कहानी को भी फिनिश कर दिया जाएगा। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी का कंट्रोल, और फिर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स के बेसिक फंक्शंस और उनसे रिलेटेड डिजीजेस की बात कर रहे थे हम लोग। तो चलते हैं फटाफट, आज इस कहानी को खत्म ही कर देते हैं, कहानी ही खत्म कर देते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है, थैलामस, ये रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? यहां से रिलीजिंग हार्मोन RH या फिर IH रिलीज होता है, जो कंट्रोल करता है श्रीमती पिट्यूटरी देवी को। किसको कंट्रोल करता है? यहां से ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी देवी को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसके 2 हिस्से मैंने आपको बताए। एक हिस्सा बताया मैंने एडिनो हाइपोफाइसिस, इसे आप एनाटॉमिकली डिवाइड कर सकते हो एडिनो में, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा होता है
न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सा हाइपोफाइसिस? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एक हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, एक हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस एडिनो हाइपोफाइसिस के हिस्सों में अगर आप देखोगे तो इस एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया आते हैं। इसमें आता है एक पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं पारस इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, मीडिया। और जैसा कि हम सभी ज्ञानी महात्मा सभी लोग जानते हैं कि जो पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस है, ह्यूमन के केस में ये जो पार्स डिस्टैलिस है, इसी में ये पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट फुल्ली मर्ज होती है। पार्स इंटरमीडिया में ही, पार्स डिस्टैलिस में ही पार्स इंटरमीडिया मर्ज्ड होती है। तो मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी एक ऐसी जगह है जहां पे मैक्सिमम हार्मोन्स रिलीज होते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस का अपना कोई हार्मोन नहीं होता, ये केवल हार्मोन को स्टोर करता है। इट ओनली स्टोर्स, क्या करता है? ओनली, ओनली, इट ओनली स्टोरीज, ये स्टोर करता है और रिलीज करता है। स्टोर्स एंड रिलीजेस द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा मैंने बताया था भासोप्रेसिन। कौन सा प्रेसिन? भासोप्रेसिन, भासोप्रेसिन, जिसको ADH भी कहा जाता है। तो हमने ये लिस्ट ऑफ हार्मोन्स लिख लिए थे, कल पढ़ लिए थे कि कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। जैसे पार्स डिस्टैलिस से आप देखोगे वाइड रेंज, वैरायटी ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं भाई साहब। पार्स डिस्टैलिस से हार्मोन के नाम पे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। अगर आप देखो यहां से कैटेगरी वाइज अगर देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स की लिस्ट पूरी तैयार है यहाँ पर, जिसको मैंने कल आपको बताया भी था कि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। पार्स इंटरमीडिया से खाली एक हार्मोन रिलीज होता है। पार्स इंटरमीडिया से खाली एक हार्मोन आता है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है भले ही, लेकिन अभी तक ह्यूमन में या मैमल्स में इसका फंक्शन अज्ञात है। इसके रिसेप्टर्स ह्यूमन के बॉडी में ब्रेन सेल्स में पाए जाते हैं या बॉडी के और भी पार्ट्स में होते हैं, लेकिन ह्यूमन के बॉडी में अभी कलर चेंज या पिगमेंटेशन की एबिलिटी, जैसा कि हम जानते हैं, नहीं होती। इस बेसिस पे हम कहते हैं इस हार्मोन को वेस्टिजियल हार्मोन फॉर ह्यूमन। लेकिन इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बस केवल इतना याद रखें, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स एंड स्टिमुलेट पिगमेंटेशन, कंट्रोल करता है पिगमेंटेशन को। तो बस इतना ही जानकारी के लिए बहुत है। This hormone, melanocyte stimulating hormone, acts on melanocytes, melanocytes पे एक्ट करता है। जो मिलानिन सिंथेसाइजिंग सेल्स होती हैं, मेलानोसाइट जो पाई जाती हैं स्किन में, मेलानोसाइट्स ऑफ स्किन, हमारे स्किन में पाई जाती है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, कलरेशन को। लेकिन मैमल्स में इसका फंक्शन अज्ञात है, अननोन फंक्शन, फंक्शन इज अननोन फॉर मैमल्स। इन मैमल्स द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन is unknown, इसीलिए इसको ह्यूमंस के लिए वेस्टिजियल कहा जाता है। अभी तक फंक्शन हमारे पास इसका ज्ञात नहीं है। इसके अलावा हम जो हार्मोन लिखते हैं उनको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, गोनाडोट्रोपिन्स जो हार्मोन्स होते हैं ये दो तरह के हार्मोन्स हैं। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं LH।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये गोनैड्स में एक्ट करने वाले हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स और फीमेल्स में oogenesis ओव्यूलेशन और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो दे स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ गोनैड्स, गोनैडियल एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक हार्मोन बताया था ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक बताया था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक बताया था थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और एक बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है मिल्क की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, लैक्टेशन को मेंटेन करता है। ये मेंटेन करता है हार्मोन जो फीमेल में लैक्टेशन को कंट्रोल करता है, लैक्टेशन। और लैक्टेशन को जब हम रिलेट करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को जब रिलेट करते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद, जब पोस्ट प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के बाद बच्चे को जो मिल्क चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए जो मिल्क चाहिए, वो मिल्क मेमरी ग्लैंड से आता है। उस मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, उस मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की सिंथेसिस करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। तो इसीलिए इसको हार्मोन ऑफ मैटरनिटी भी कहा जाता है। एक ऐसा हार्मोन जो मैटरनिटी, चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, चाइल्ड को नरिश करता है, इसे कहते हैं हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी है ये। लैक्टेशन को कंट्रोल करता है, मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है ये। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH होता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसका काम होता है टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। और ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये देखें, ये सारे हार्मोन्स अगर हम देखें ध्यान से, तो इन सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन एडिनोहाइपोफाइसिस से होता है। तो लिस्ट में क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई इनमें से कितने ऐसे हार्मोन हैं जो एडिनोहाइपोफाइसिस से आते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से ग्रोथ हार्मोन आता है, ACTH आता है, TSH आता है, प्रोलैक्टिन आता है, गोनाडोट्रोपिन आता है, और पार्स इंटरमीडिया भी मर्ज है पार्स डिस्टेलिस में, लेकिन पार्ट तो ये भी एडिनोहाइपोफाइसिस का है, MSH आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तरह के हार्मोन यहां से प्रोड्यूस होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में, फीटल इजेक्शन में, और ये हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में। ये मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है, बेबी के भी इजेक्शन में और मिल्क के इजेक्शन में। और वैसोप्रेसिन ADH ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, नेफ्रॉन्स से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में प्रमोट करता है, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स डाईयूरेसिस, प्रिवेंट्स डाईयूरेसिस, मतलब लॉस ऑफ वाटर विद यूरिन। डाईयूरेसिस का मतलब होता है जब वाटर एक्सेसिवली लॉस होता है यूरिन से, उसे कहते हैं डाईयूरेसिस। उस लॉस को ये बचाता है। ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। दिस हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे बॉडी में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्केलेटल सिस्टम की जो ग्रोथ है ये उसको प्रमोट करता है। ये इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को भी,
ये बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ती है और ये प्रमोट करता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ये ब्लड में शुगर लेवल को भी बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को भी इंक्रीज करता है। अल्टीमेटली इन सब का बेनिफिट है बॉडी में ग्रोथ, चाहे वो बॉडी में ग्रोथ सेल्स का डिवीजन हो, मेटाबॉलिज्म हो, उसको प्रमोट करना हो, या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो। ACTH ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकल एक्टिविटी को, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। कहाँ एक्ट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में एक्ट करता है। और TSH जो होता है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन की सिंथेसिस कर सके। थायराइड अपना हार्मोन बनाएगा और अपने हार्मोन को रिलीज करेगा। तो सिंथेसिस एंड सीक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन TSH प्रमोट करता है, सिंथेसिस एंड सीक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ACTH प्रमोट करता है। बॉडी की ग्रोथ को ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शन को गोनाडोट्रोपिन कंट्रोल करता है, स्किन के पिगमेंटेशन को MSH कंट्रोल करता है, मिल्क प्रोडक्शन को प्रोलैक्टिन कंट्रोल करता है। हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, मदर के द्वारा बच्चे की केयर करना, उसको दूध पिलाना, उसके लिए लैक्टेशन की जो आवश्यकता है, मिल्क की जो सिंथेसिस है, वो प्रमोट करता है दिस प्रोलैक्टिन। समझ आ गया यहां तक? ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। इसको मैंने कल बताया था आपको कि टेबलेट फॉर्म में भी बना करके आपको समझाऊंगा मैं। ये टेबल जो बनी है वो इसी को समझाती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात लिखी है यहाँ, ग्रोथ हार्मोन का टारगेट, ये देखो ये हार्मोन्स है एंटीरियर पिट्यूटरी के, ये हार्मोन कौन सी ग्लैंड को टारगेट करते हैं वो आप देख सकते हो। यहां कौन सी ग्लैंड को टारगेट किया गया है, टारगेट ग्लैंड या टारगेट साइट का नाम लिखा है। ये जो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ये सोमैटिक सेल्स पे एक्ट करता है, बॉडी की जो सेल्स होती है उन पे एक्ट करता है, विच प्रमोट्स द बॉडी ग्रोथ। ये हमारे बॉडी की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोटीन की सिंथेसिस, टिश्यू की रिपेयर, लिपिड का ब्रेकडाउन और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। TSH जहां पे इसका नाम लिखा हुआ है आप देखोगे, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। NCERT की लाइन है, थायराइड के हार्मोन को प्रमोट करने का काम करता है। FSH और LH गोनाडोट्रोपिन्स हैं, दोनों गोनाड्स पे काम करते हैं और इन दोनों का काम मेल और फीमेल में अलग अलग स्पर्म का प्रोडक्शन, ओवा का प्रोडक्शन या ओवरऑल मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव फीचर्स को कंट्रोल करने का काम होता है। PRL जिसे प्रोलैक्टिन कहा जाता है, इसे हार्मोन ऑफ मैटरनिटी कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, प्रमोट्स द मिल्क सीक्रेशन ऑन मेमोरी ग्लैंड अलोंग विद द हार्मोन्स। ACTH जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और MSH मेलानोसाइट जो है उसके रिसेप्टर ब्रेन सेल पे होते हैं और मेलानोसाइट्स पे होते हैं। ह्यूमन में ये वेस्टिजियल भले ही है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में, फ्रॉग जैसे एनिमल्स में इसका काम वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। ये ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को प्रमोट करता है। और वहीं एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस MSH फॉर ह्यूमन इज नॉट वेल डिफाइंड, बट NCERT कहती है पिगमेंटेशन, हमने उसे मान लिया है। वहीं पे हम बात करते हैं ADH। तो ADH के फंक्शन को सर्वविदित है, सर्वज्ञाता हो आप सभी लोग। ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर को प्रमोट करता है। मैंने बताया था कि नेफ्रॉन्स के अंदर से जो नेफ्रॉन्स हैं उसकी जो डक्ट होती है, लूप ऑफ हेनले, वहां से बाहर जाओ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है और फिर शुरुआत होती है DCT और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स की। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं डिस्टल पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। यहां से वाटर के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और इससे ये डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर विद द यूरिन, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, इसी को कहते हैं प्रिवेंट डाईयूरेसिस। इसीलिए नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, इसी को
वैसोप्रेसिन कहते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स के प्रेशर को बढ़ाता है, इंक्रीज प्रेशर, ब्लड प्रेशर। और वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये मेमोरी ग्लैंड और यूटरस पे इसका काम होता है, जो स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और इसी की वजह से मिल्क का इजेक्शन कर पाता है। मेमोरी ग्लैंड से जो इजेक्शन ऑफ मिल्क है और यूटरस की वॉल से जो चाइल्ड बर्थ है, बेबी की जो बर्थ है, उसे प्रमोट करता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात बिल्कुल झकास क्लियर हो चुकी है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक की बात जो हमने डिस्कस करी है, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शक, कोई शुबा तो नहीं है? बोलो, बताओ जल्दी से। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों कि क्या यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है? तो हम इस पार्ट को, पिट्यूटरी वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए थे। इसमें हम लोगों ने ड्वार्फिज्म के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में पढ़ा था स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है। हमने पढ़ा था जाइजेंटिज्म, अगर चाइल्डहुड में ओवर सिक्रीशन हो जाए इस हार्मोन का तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, हाइपर ग्रोथ हो जाती है। और वहीं हमने एक्रोमेगैली के बारे में पढ़ा था, जो कि अडल्टहुड में या एडोलेसेंट फेज में बहुत ज्यादा ओवर सिक्रीशन होगी तो बॉडी की लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेकिन बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज या एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं, जैसे फेस जो होता है, जैसे फिंगर्स जो होती हैं, जो हैंड्स होते हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, फैल जाते हैं और डिसप्रपोर्शनेट साइज के हो जाते हैं। उसे एक्रोमेगैली कहते हैं, जिसमें गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है। प्री मैच्योर डेथ होने के चांसेस रहते हैं, प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है और अर्ली चांस ऑफ डेथ हो जाती है। ये बात समझ आ गई थी सबको? एकदम क्लियरेंद्र बाहुबली हो गया था। एक और इसी में एक डिजीज आती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में हम लोगों ने डायबिटीज के बारे में पढ़ा था। डायाबिटीज इंसिपिडस के बारे में पढ़ा था, याद है? सभी लोगों को ये डायबिटीज इंसिपिडस याद है? डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको दो टर्म बताए थे। एक बताया था डायबिटीज, जिसका मतलब होता है अनरेगुलेटेड, अनचेक्ड। जब बॉडी में अनरेगुलेटेड हो जाए कोई चीज, अनकंट्रोल्ड हो जाए कोई चीज, अनकंट्रोल्ड हो जाए। और वहीं पे हमने बात करी थी इनसिपिड का मतलब भी पढ़ा था। इनसिपिड का मतलब होता है डाइल्यूशन। इनसिपिड का मतलब होता है डाइल्यूशन। तो अगर बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड डाइल्यूशन हो जाए, अगर बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड डाइल्यूशन हो जाए, मतलब बॉडी से वाटर का, अगर बॉडी से वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होने लगे, तो ये किस वजह से होता है? कौन सा फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है? डायबिटीज इंसिपिडस में कोई पेशेंट अपने बॉडी से 18 से 20 लीटर यूरिनेट करना शुरू कर देता है। नॉर्मली कोई इंसान नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन 1 से 2 लीटर करता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन फॉर्म करता है नॉर्मली। अ person can urinate, normally a person urinates अप्रॉक्स 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे यूरिन प्रोडक्शन जो है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लीटर का। बट इन डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू destruction of neurohypophysis posterior lobe of pituitary, जब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है,
destruction of posterior lobe of pituitary gland leads to lack of ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, और ऐसे में क्या हो जाता है, इन डायबिटीज insipidus, destruction of posterior lobe of pituitary gland leads to lack of ADH, and thus the patient, the person with diabetes insipidus can urinate about 18 to 20 liters. How much? 18 to 20 liters urine पर डे. अब आप समझ सकते हो उसके बॉडी में वाटर का लेवल किस तरीके से इम्बैलेंस हो रखा है, अनचेक्ड हो चुका है, अनकंट्रोल्ड हो चुका है. जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी में अगर न्यूरोहाइपोफाइसिस, वो साइड जहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से न्यूरोहाइपोफाइसिस से ही हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्या नाम है? ये रही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, इस हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो हार्मोन यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इस हार्मोन का नाम होता है एडीएच. हार्मोन एडीएच यहीं से रिलीज हो रहा है. कौन सा हार्मोन? ये जो एडीएच है वो यहीं से रिलीज हो रहा है. लेकिन अगर ये पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन खत्म हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, एडीएच का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा. ये न्यूरोहाइपोफाइसियल पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस. यही है न्यूरोहाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस. तो अगर न्यूरोहाइपोफाइसिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो लैक ऑफ एडीएच, मतलब एडीएच नहीं सीक्रेट होगा, एंटी डायूरेसिस नहीं वर्क करेगा. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देयर विल बी डायूरेसिस. उस पेशेंट की बॉडी में डायूरेसिस स्टार्ट हो जाएगी. हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. और ऐसे में उस पेशेंट को इसे कंपनसेट करने के लिए बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, उसे बहुत बार प्यास लगती है, एक्सेसिव पानी पीना पड़ता है, उसे कहते हैं एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया. बार बार पानी पीना पड़ता है, क्योंकि 18 से 20 लीटर यूरिन पर डे वो इंसान, वो पेशेंट अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 लीटर यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है पर डे. तो इसे कंपनसेट करने के लिए उसे बार बार प्यास लगेगी, उसे बार बार पानी पीना पड़ेगा, बार बार पानी पी करके ही वो अपने आप को रिहाइड्रेट कर पाएगा. नहीं तो एक्सेसिव लॉस की वजह से, वाटर के लॉस की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी. तो डायबिटीज इंसिपिडस भी रिलेटेड है पिट्यूटरी डिसऑर्डर से. जहां पे न्यूरोहाइपोफाइसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एडीएच का सीक्रेशन बंद हो जाएगा. कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर किया जाए, अगर कोई इस इंसान रेगुलर बेसिस पे किसी केमिकल का, जैसे कैफीन, कॉफी का इस्तेमाल करे, जैसे कोई चाय बहुत ज्यादा पीता है, जैसे कोई अल्कोहल, दारू बहुत ज्यादा पीता है, तो ऐसे में भी एडीएच का फंक्शन अफेक्ट होता है, सप्रेस होता है. एडीएच का सीक्रेशन इनहिबिट करने वाले फैक्टर्स में दारू, शराब, अल्कोहल, टी एंड कॉफी भी आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी आती है. तो जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, उनके बॉडी में एडीएच का फंक्शन इनहिबिट होने का चांस
या खतरा डायबिटीज इंसिपिडस होने का बढ़ सकता है। याद रखेंगे क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं एडीएच के सीक्रीशन को। लेकिन अगर पूछा जाए डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, सीधा बताएं, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, लैक ऑफ एडीएच लीड्स टू डाइयूरेसिस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। समझ आ गया सबको? डन है यहां तक की बात? बताओ, आज से 20 साल पहले जो कहानी आपको सुनाई थी, क्या ये कहानी बिल्कुल क्लियर है? करीब 20 साल पहले हम लोगों ने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। क्या यहां तक की बात हम सभी लोगों को क्लियर है? डायबिटीज इंसिपिडस की बात समझ आ चुकी है? चैट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग जल्दी से बता दें। 20 साल पहले, आज से 20 बरस पहले इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसलिए कॉफी, चाय, इनके सेवन से आप बचें। यस बेटा, बचें, बिल्कुल बचें। बोलो, क्लियर है ये? नहीं पिए चाय, कोल्ड ड्रिंक, दारू, बीड़ी सब छोड़ दें। दारू, बीड़ी, चाय ये सब छोड़ दें। ये सब आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके लिए ये घातक साबित हो सकता है। इवन ठंडा टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर भी आपकी बॉडी में एडीएच को सप्रेस करता है। इसीलिए सुसु जाने की इच्छा बार बार बढ़ जाती है अगर आपका एक्सपोजर कोल्ड टेम्परेचर से होता है। सिनेमा घरों में अगर आप बैठे हो, एसी के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो वो ठंडी ठंडी हवाएं आपको फिल्म का मजा तो देती हैं, लेकिन बार बार आपका सुसु सेंटर हमेशा एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए बार बार सुसु जाने की इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है बेटा, चलें आगे। हाँ, 1 कप पियो, 2 कप पियो, 3 कप पियो, 4 कप पियो, लेकिन ध्यान रखो ज्यादा चाय मत पियो बस। लव यू मेरे बच्चों, लव यू। जल्दी से भर दो, जल्दी से भर दो। बीड़ी जलैले जिगल से पिया। अगर नींद आ जाए तो पानी पिएंगे तो क्या होगा? अरे नींद से ज्यादा पानी, नीड से ज्यादा पानी पियोगे तो सुसु के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नीड से ज्यादा पानी पियोगे तो सुसु के रास्ते बाहर निकल जाएगा। बस खत्म। चलो इसको भरो, इसको जल्दी से भरो। आंसर करेंगे फटाफट से। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हार्मोन बावेजा। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जीजांटिज्म। क्या कर देता है? ये जीजांटिज्म कर देता है। एंड द लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन इज स्टंटेड ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, बौनापन आ जाता है, ड्वार्फिज्म कहा जाता है। इसे कहते हैं ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स। ये देखें, अडल्टहुड में अगर यही कहानी हो जाए, मिडिल एज में, कैन रिजल्ट इनटू डिसफिगरमेंट। फिगर खराब हो जाती है भाई साहब, फिगर खराब हो जाती है। जो फिगर है ना वो खराब हो जाती है, डिसफिगरमेंट हो जाता है। तो जो फिगर है वो खराब हो जाएगी। स्पेशली ये देखो, फेस की फिगर फेस का भी फिगर होता है, फेस का भी फिगर होता है, और फेस का फिगर खराब हो जाता है तो उससे होने वाली बीमारी को हम कहते हैं एक्रोमीगाली। मिगाली। अक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज, एक्रो का मतलब होता है टिप, मिगाल मतलब होता है बड़ा। कोई भी चीज मिगाल हो जाए तो वो हो जाती है बड़ा। एक्रो मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज, टिप होता है टिप टिप बरसा पानी, या फिर एक्रो का मतलब टिप या एक्सट्रीमिटीज।
एक्सट्रीमिटीज, जैसे फेस हो गया, हेड हो गया, हैंड्स के एंड्स हो गए, ये हैंड्स हो गए, तो उसे एक्रो कहते हैं। और मीगाली का मतलब होता है, मिगैल का मतलब होता है एनलार्जमेंट। क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट हो जाता है, तो एक्रोमीगाली हो जाती है। विच मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। अगर इसे सही टाइम पर चेक नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो अनचेक्ड हो जाती है। क्योंकि अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना मुश्किल है, डिटेक्ट करना मुश्किल है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है जनरली, एंड ऑफ एन अनडिटेक्टेड। कई ईयर्स तक यह डिटेक्ट नहीं हो पाता जब तक ये एक्सटर्नल फीचर्स अपीयर नहीं होते। जब एक्सटर्नल फीचर्स अपीयर हो जाते हैं तो ये कहानी फिर से वैसी हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मैमरी ग्लैंड की वृद्धि में हेल्प करता है। मैमरी ग्लैंड जो दुग्ध ग्रंथि होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और वहीं अगर हम TSH की बात करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, दैट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। ACTH स्टिमुलेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एड्रीनल कॉर्टेक्स का जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलेटा, ये सब आगे पढ़ेंगे। इनके जोन बस केवल इतना लिख लें, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाता है बेसिकली जोना फैसिक्युलेटा पार्ट होता है। फैसिक्युलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। और वहीं हम बात करते हैं FSH और LH की, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं। दे स्टिमुलेट द गोनाडियल एक्टिविटीज, इन्हें कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन्स। इन मेल्स, पुरुषों में LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। पुरुष के जो मेन हार्मोन्स होते हैं उन्हें मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, उन्हें एंड्रोजेंस कहा जाता है। पुरुष के अंदर जो पुरुषार्थ पैदा करता है, मेल के जो हार्मोन जिन्हें कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिन्हें कहते हैं, उनका नाम होता है एंड्रोजेंस। क्या होता है? एंड्रोजेंस कहते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं इन मेल्स, FSH एंड एंड्रोजन, ये दोनों मिल करके स्टिमुलेट करते हैं। क्या स्टिमुलेट करते हैं? शुक्राणुओं के निर्माण को स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन मेल्स में FSH LH के कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा होता है, या फिर ऐसे कहें एंड्रोजन और ये FSH मिल करके ये सारे कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल, बहुत ही विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की जाएगी। इसकी चर्चा पूरा विस्तार पूर्वक किया जाएगा। वहीं हम बात करें महिलाओं में, अगर हम महिलाओं की बात करें, इन फीमेल्स द LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। फीमेल्स के केस में जो LH होता है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं इसे? ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर FSH in females, LH induces ovulation of the fully mature follicle and maintains the corpus luteum formed from remnants of Graafian follicle after ovulation। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, एक स्ट्रक्चर जिसमें होता है ओवम, यहाँ ओवम होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, और जब ओव्यूलेशन होती है इस स्ट्रक्चर से, यहाँ पे ओव्यूलेशन जब होती है तो ये देखें, ये ओवम बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये ओवम बाहर रिलीज कर दिया जाता है, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं, रिलीज ऑफ ओवम। तो उस समय इस ओवम के रिलीज होने के बाद जो शेष रह जाता है, जो पार्ट यहाँ पे रह जाता है अंदर, इस पार्ट को कहते हैं,
इस पोर्शन को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, इसी को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब। एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है इन फीमेल्स। और एमएसएच जो होता है वो मेलानिन कंटेनिंग सेल पे एक्ट करता है, मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है, मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करना एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क को प्रमोट करता है, मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करता है एट द टाइम ऑफ या आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क इजेक्शन को प्रमोट करता है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। और वहीं अगर हम बात करते हैं द हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन द किडनी, उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, इसी को वैसोप्रेसिन कहते हैं। acts mainly at the kidney and stimulates reabsorption of water electrolytes by the distal tubule। मतलब ये दूर वाला जो पार्ट नेफ्रॉन का होता है, इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डिस्टल ट्यूब्यूल, एंड रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर को। इसीलिए डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करने की वजह से इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे कहते हैं एडीएच। इसीलिए इस वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, जो प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, अगर एडीएच का रिलीज नहीं होगा तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा, वाटर लॉस शुरू हो जाएगा, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जब शरीर से होने लगेगा, वाटर लॉस होगा, बॉडी डिहाइड्रेट करने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसी बीमारी, इसी डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक इंसान अपने शरीर से 18 से 20 लीटर पानी का रोज लॉस करता है। 18 से 20 लीटर पानी का रोज लॉस करता है इंसान। यूरिन में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। बोलो, समझ आ गई ला? क्या यहां तक की बात आपको समझ आ गई है मेरे बच्चों? बोलो भाई, समझ आयला है? खत्म। मास्टर ग्लैंड खत्म, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड खत्म, मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी खत्म हो चुका है। और अब शुरू होने जा रहा है अगली ग्लैंड, हमारी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड शुरू करेंगे? पाइनियल ग्लैंड। छोटी सी ग्लैंड, छोटी सी हमारी ग्लैंड, जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। ब्रेन में पाई जाती है, छोटी है बट बहुत ही कमाल की ग्लैंड है, कमाल की ग्लैंड है। ब्लाइंड, जो जन्मांध होते हैं, बचपन से अंधे होते हैं, उनमें ये ग्लैंड डेवलप नहीं हो पाती, ये ग्लैंड काम नहीं कर पाती। वो लोग जो लोग बचपन से अंधे होते हैं, इसका मतलब इस ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए हमारी आईज का होना और आईज का फंक्शनल होना बहुत जरूरी होता है। आईज का फंक्शनल होना बहुत जरूरी होता है। बच्चा कह रहा नहीं आ रही आवाज, हमारी आवाज नहीं आ रही है। आपने तो कहा था 1 से 2 लीटर है, नहीं बट्टा, नॉर्मल केस में होता है 1 से 2 लीटर, नॉर्मल केस में 1 से 2 लीटर होता है। डायबिटीज इनसिपिडस में 18 से 20 लीटर होता है। इनसिपिडस में 18 से 20 लीटर होता है मेरे बच्चे। अगर वैसोप्रेसिन नहीं रिलीज होगा तो होगा, यस बेटा।
अगर वैसोप्रेसिन नहीं होगा, वही तो लिखेला है यहाँ पे, इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनी टू एब्जॉर्ब और कंजर्व वाटर, इसकी वजह से वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट के शरीर से 18 से 20 लीटर हो जाएगा, जो नॉर्मली 1 से 2 लीटर था, वही तो था। ठीक है जी, रुक रुक के चल रहा है। क्या ऑडियो और वीडियो में दिक्कत हो रही है सभी लोगों को? क्या ऑडियो और वीडियो में सभी लोगों को दिक्कत हो रही है? तो बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, वोटिंग करके बताएंगे। वोटिंग लाइनें खुली हैं, आपका समय होता है अब शुरू। जल्दी से बताएं, क्या आपको मेरी आवाज दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रहा हूं मैं आपको? तो चैट बॉक्स के अंदर या फिर अपनी वोटिंग लाइनें खुली हुई हैं, पोल करके पोलेंद्र बाहुबली को ये बता दे। पोलेंद्र बाहुबली को जल्दी से बता दें कि क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। बाबा धूमकेतु भी आ चुके हैं हम सभी के बीच में। ऑगी भी सुनना है सबको, हैं? पूरा एंटरटेनर बना दो मास्टर को। मास्टर को मास्टर मत रहने दो, एकदम एंटरटेनर बना दो। मास्टर कूदे उछले आए पैसे के लिए। लोग कहें कि पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है इस पगले को। पैसे कमाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। कैसा जमाना आ गया है, इससे अच्छा तो मैं अंधा ही ठीक था। क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे, आए? ये 80% लोगों को ठीक दिखाई दे रहा है, 19% लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है। कुछ तो दिक्कत है, आए? क्लियर है? बच्चे बता रहे हैं क्लियर है। चलो पाइनियल ग्लैंड शुरू करते हैं, बिना डिले किए हुए, बिना बात किए हुए, बिना बातां किए हुए, बिना गलना किए हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। नहीं तो हम यहीं टंगे रह जाएंगे, नहीं तो हम यहीं टंगे रह जाएंगे। पाइनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? ये हमारे ब्रेन के डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होती है। ब्रेन में डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होती है। दिस ग्लैंड लोकेटेड at the dorsal side, at the dorsal side of forebrain, dorsal side of forebrain। रूफ ऑफ थैलमस लिख सकते हो, डाइएनसेफेलॉन लिख सकते हो, या डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन लिख सकते हो। इन द रूफ ऑफ डाइएनसेफेलॉन क्या लिख सकते हैं? रूफ ऑफ डाइएनसेफेलॉन लिख सकते हैं। ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली एक और ग्लैंड जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। कैसी होती है? दिस इज ऑल्सो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ब्रेन में है, एक्टोडर्मल ही होगी, बिना किसी डाउट के आप इसको याद रख सकते हैं। और वही कहानी जो बार बार मैं दोहराता हूं, बार बार सुनाता हूं, एक बार फिर से आप देखें ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर में। जैसे कि आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये रही हम सब की पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर ये हमारा ऐसे बस याद करना है हमें, और ऐसे समझ सकते हैं हम इसको, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि ये हमारे ब्रेन की एक आउटलाइन है। ये ब्रेन की एक आउटलाइन बस समझ लीजिए। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सेंटर में ये है थैलमस,
ये है सेंट्रल पार्ट थैलमस, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस, और थैलमस का रूफ है एपिथैलमस। इसी रूफ वाले पोर्शन में, एपिथैलमस वाले पोर्शन में एक सिंगल ग्लैंड पाई जाती है। इसी ग्लैंड का नाम होता है, ये देखें इसके डॉर्सल साइड पे, ब्रेन के डॉर्सल साइड पे एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है पाइनियल ग्लैंड। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पाइनियल बॉडी या पाइनियल ग्लैंड। तो पाइनियल ग्लैंड विच इज द पार्ट ऑफ एपिथैलेमस, या ऐसे कह सकते हो थैलेमस के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है, इसी को कहते हैं पीनियल ग्लैंड। एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है और सीक्रीट करती है, सीक्रीट्स अ हार्मोन, अमाइन डेरिवेटिव हार्मोन होता है। उस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन। क्या नाम होता है? मेलाटोनिन। तो एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन, उस हार्मोन का सीक्रीशन करता है ये मेलानिन। याद रखेंगे, मेलानिन पिगमेंट है, स्किन के कलर को मेलानिन कहते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अलग है, एमएसएच है, ये मेलाटोनिन है। याद रखेंगे ये एक हार्मोन है मेलाटोनिन, विच इज डेराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। किससे डेराइव होता है? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम एन अमाइनो एसिड जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। कौन सा? ट्रिप्टोफान नाम की अमाइनो एसिड से डेराइव होता है। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अमाइनो एसिड से डेराइव होता है? तो ट्रिप्टोफैन नाम की अमाइनो एसिड से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन डेराइव होता है। ये मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है, इसका मेन रोल होता है, मेनली इट regulates our diurnal रिदम, या इसे राइम कह सकते हो। रिदम कह लो, राइम कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली इट रेगुलेट्स आवर डायरनल राइम और 24 आवर स्लीप एंड वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल, हमारी जो 24 आवर स्लीप वेक साइकिल होती है, जिसे बायोलॉजिकल राइम कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उस साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करता है, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन किस टाइम पे वर्क करते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। याद रखेंगे ये कनेक्टेड होता है, इसका फंक्शन हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इज मेन कमांडिंग सेंटर, मेन कमांडिंग सेंटर कॉल्ड मास्टर क्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की मास्टर क्लॉक जो होती है वो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइपोथैलेमस इज मास्टर क्लॉक, बट उस मास्टर क्लॉक के साथ एडिशनल रोल प्ले करता है कौन? मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से आता है। तो पीनियल ग्लैंड रेगुलेट्स आवर 24 आवर साइकिल बट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द मेन मास्टर क्लॉक। तो ये जो है ये मेनली हमारी 24 घंटे की साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेलाटोनिन अंधेरे में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। याद रखेंगे, मेलाटोनिन सिक्रीशन इंक्रीज क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ मेलानिन। हमारी बॉडी में मेलाटोनिन की अमाउंट, मेलाटोनिन सिक्रीशन increases in our body in dim light,
और ड्यूरिंग नाइट, और ड्यूरिंग नाइट, नाइट टाइम पे मेलाटोनिन हमारी बॉडी में इंक्रीज कर जाता है एंड इसीलिए ये इंड्यूस करता है स्लीप सेंटर को, हमें नींद आने लगती है। इसीलिए अंधेरे कमरे में अगर रहो या देर तक अंधेरे कमरे में रहो, कहा जाता है ना रात में सोते समय अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो लाइट्स को ऑफ करके सोएं। ऐसा नहीं है कि लाइट जलेगी तो आप सो नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि आप दिन में सो नहीं सकते, दिन की प्रेजेंस में भी नींद आ सकती है, लाइट की प्रेजेंस में भी नींद आ सकती है, लेकिन साउंड स्लीप, अच्छी नींद लेने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने कमरे की लाइट्स को बंद कर दें। बेहतर नींद अगर चाहिए तो आपको अपने रूम की लाइट्स को ऑफ करके सोना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑफ होने की वजह से या इवनिंग टाइम पे आपके बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है और मेलाटोनिन आपके शरीर के साउंड स्लीप, एकदम आनंदमयी निद्रा के लिए, अच्छी नींद के लिए आवश्यक हार्मोन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। it also regulates मेटाबॉलिज्म। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ये हमारे शरीर में पिगमेंटेशन को भी रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन को भी रेगुलेट करता है। ये हमारे शरीर में फीमेल्स में, इन फीमेल्स इट ऑल्सो रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करना इसका काम होता है। एंड एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस डिफेंस कैपेबिलिटी। क्या करता है ये इन्फ्लुएंस करता है आवर डिफेंस, हमारे बॉडी में डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इंड्यूस करता है। फाइटिंग एबिलिटी, डिजीज से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम को ये इंड्यूस करने का काम भी करता है। बॉडी की फाइटिंग, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो पाइनियल ग्लैंड की लोकेशन थैलेमस के जस्ट ऊपर डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन में पाई जाती है। ये हमारे रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन में पाया जाता है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, जो कि डिराइव होता है ट्रिप्टोफैन नाम की अमाइनो एसिड से। ये ट्रिप्टोफैन नाम की अमाइनो एसिड, ये एक ऐसी अमाइनो एसिड है जो कि और भी दूसरे हार्मोन्स को एवॉल्व फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ये हार्मोन मेलाटोनिन रेगुलेट करता है डायरनल राइम को, अपने बॉडी की जो 24 घंटे की साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल जिसको कहते हैं, उस स्लीप वेक साइकिल को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। हालांकि हमारे बॉडी में मेन जो कंट्रोलिंग सेंटर जिसे मास्टर क्लॉक कहते हैं वो हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के साथ एडिशनल रोल प्ले करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सिक्रीशन इंक्रीज करता है बॉडी में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है इन डिम लाइट या ड्यूरिंग नाइट टाइम और इंड्यूस करता है स्लीप को। इट ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज इन्फ्लुएंस करता है डिफेंस कैपेबिलिटी को। तो मेलाटोनिन पे इनमें से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। होप है, उम्मीद है कि आपको यहां तक की बात आ गई होगी, मेलाटोनिन की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है मेलाटोनिन? श्रीमान मेलाटोनिन आप सभी लोगों को क्लियर है? बताएंगे जल्दी से कि क्या आपको श्रीमान मेलाटोनिन समझ आ गए अथवा नहीं। डोरेमोन को बुलाइए। हेलो डोरेमोन। क्लियरेंद्र बाहुबली हो चुका है। यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी है, अंडरस्टूड हो चुकी है। बच्चा कह रहा है लास्ट पॉइंट को रिपीट कर दीजिए। लास्ट पॉइंट ये है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या होती है? किसी चीज की सिंथेसिस करना हो या किसी चीज का ब्रेकडाउन करना हो, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। पिगमेंटेशन मतलब हमारी कलरेशन, पिगमेंट्स की सिंथेसिस में भी ये एडिशनल रोल प्ले करता है, मतलब सपोर्टिंग रोल है इसका, साइड रोल प्ले कर रहा है, सहायक होता है ये।
फिर कह रहा है कि इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कंट्रोल इसका भी है। ह्यूमन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेजेस में से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल का इंडिकेटर होती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है, डिफेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। मतलब हमारी बॉडी में डिफेंस मतलब डिजीज से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाता है जो हमारी आर्मी, हमारे बॉडी की सेल्स को स्टिमुलेट करती है सो दैट कि हम फाइट कर सके। मतलब ये एक चौकीदार की तरह है जो जागते रहो कहता है हमारे बॉडी के आर्मी वाले पर्सन्स को, हमारे डिजीज से लड़ने की क्षमता को। बोलो, यहां तक समझ आ गया बेटा? क्लियर हो रहा है आपको? पॉइंट नंबर 3 यही है कि ये हमारे बॉडी में जब जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है ना, जैसे दिन के टाइम में मेलेटोनिन की अमाउंट कम हो जाती है। एक्सट्रीम हाई मतलब जब सनलाइट होगी तो आपके बॉडी के अंदर ये जो होगा हार्मोन कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, दिन ढल जाए, तो जैसे जैसे दिन ढल जाए वैसे वैसे मेलेटोनिन का लेवल अप होने लगता है। मेलेटोनिन आए, जैसे जैसे दिन नीचे जाए मेलेटोनिन ऊपर जाए, मतलब शाम को मेलेटोनिन का लेवल बढ़ जाए। दिन ढले मेलेटोनिन अप, मेलेटोनिन बढ़ा। जैसे 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 रात आती जाएगी वैसे वैसे मेलेटोनिन का लेवल अप होता जाएगा, और जैसे जैसे मेलेटोनिन अप होता जाएगा आपको नींद आने लगेगी। मतलब ये हार्मोन आपके स्लीप सेंटर को स्टिमुलेट भी करता है। ठीक है जी बेटा? हाँ, तो कुछ बच्चों को दोपहर में भी नींद आती है। दोपहर में हपक के खाना खाओगे, दाल भात लिट्टी चोखा लगा के खा जाओगे और अंधेरा कर दोगे रूम में, तो नींद तो आएगा। हम तो कह रहा हूं कि दिन में भी नींद आएगा, शाम को भी नींद आएगा। लेकिन जो मस्त स्लीप आती है 6 घंटा से 8 घंटा की, भाई लंबी नींद तो आप रात में ही लो ना। लंबी नींद जो आप लेते हो नॉर्मली रात को ही लेते हो, और उस रात की साउंड स्लीप, बढ़िया बेहतरीन वाली स्लीप लेने के लिए जो हार्मोन है, जो हार्मोनल कंट्रोल है, वो तो यही है। अब भाई लाइफ स्टाइल हमने क्या कर दिया, अपनी खुद की बर्बाद कर दिया। हम देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक उठते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपनी लाइफ स्टाइल से। हार्मोन का सिक्रीशन, हार्मोन का फंक्शन, बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम खाना कब खाते हैं, हमारी टाइमिंग क्या है खाना खाने की, हम खेलते हैं कूदते हैं या नहीं खेलते कूदते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खान पान क्या खा रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, कितनी अमाउंट में खाना खा रहे हैं, ये सब हमें अफेक्ट करता है, हमारे हार्मोन के फंक्शन को अफेक्ट करता है। और इसी वजह से हमारी नींद की साइकिल डिस्टर्ब होती है। आई बात समझ? तो बस बाकी सब खेला अपनी जगह है, बाकी सब खेला अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। शुरू करते हैं अगली ग्लैंड। आप ये भी लिख सकते हो उसमें कि बॉडी टेम्परेचर को भी हेल्प करती है। मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मेनली हाइपोथैलेमस करता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बट मेलेटोनिन also helps in maintaining बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हाइपोथैलेमस है वो मेन सेंटर जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेनली रेगुलेट करता है कौन? हाइपोथैलेमस। लेकिन ये हार्मोन मेलेटोनिन भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करता है। मैंने कहा इसका रोल एक सहायक की तरह है, ये एक हेल्पर की तरह है, ये को एक्टर की तरह काम करता है। मेन रोल में, लीड रोल में कौन हीरो है? मेन रोल में लीड हीरो आता है, उसके साथ सपोर्टिंग किरदार आते हैं।
एडिशनल किरदार आते हैं जो हीरो के दोस्त की तरह होते हैं। तो हाइपोथैलेमस मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है, उसके साथ सपोर्टिंग रोल जो है वो प्ले करता है कौन? वो प्ले करता है मेलेटोनिन नाम का हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। समझ आ गई बात? बच्चों का सवाल है, सर नाइट स्टडीज आर गुड और बैड? बॉडी की जो क्लॉक आपने सेट कर ली है दैट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि अभी कोई एक्सपेरिमेंट करने का मतलब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से छेड़छाड़ करोगे, और अगर अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से छेड़छाड़ करोगे तो इस समय पे छेड़छाड़ करने की वजह से आपकी साइकिल से डिस्टरबेंस हो सकती है, आपकी पढ़ाई और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए बिना रिस्क लिए जिस तरह की आदत आपने पाल रखी है उस आदत को आप कंटिन्यू रखो। जो भी आदत आपने बना ली है कम से कम 1 साल नीट क्वालिफाई करने तक उसको कंटिन्यू रखिए। इस बार एग्जाम क्रैक करिए और उसके बाद अपने आप आपकी लाइफ स्टाइल और कॉलेज में जाकर के वो सब अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन बेटर इज मॉर्निंग में उठ करके पढ़ना इज बेटर फॉर मेमोराइजिंग द थिंग्स। मोस्ट ऑफ द चीजों को याद रखने के लिए आप देखो, सुबह देखे गए सपने बहुत ज्यादा याद रहते हैं। सुबह देखे गए सपने या ज्यादातर सपने सुबह के टाइम आते हैं। वैसे ये लॉजिक करेक्ट है नहीं, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग टाइम में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक में हार्ट, लंग्स और ब्रेन का फंक्शन बहुत जबरदस्त चल रहा होता है। मॉर्निंग के टाइम पे 5 से लेकर के 8 का जो टाइम होता है उस टाइम पे हार्ट, लंग्स और ब्रेन का फंक्शन बेहतरीन चल रहा होता है। इसलिए मेमोराइजिंग थिंग्स के लिए, जिन चीजों को याद करना है उन चीजों के लिए 5 से 8 का टाइम बहुत आइडियल टाइम होता है। 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम जो होता है वो मैथमेटिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। 8 to 11 मैथमेटिकल टूल्स की एक्टिविटी के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होता है। अगर आप फिजिक्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल 8 से 11 करोगे आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। 8 से 11 टाइम फिक्स कर लो, दिमाग में नोट कर लो। 8 से 11 का टाइम फिजिक्स के लिए रखो, सुबह 5 से 8 का टाइम उन चीजों के लिए रखो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, उनको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको आपकी क्लॉक सेट हो चुकी है पूरी तरीके से, अगर आपने सेट कर लिया है कि नहीं मैं अब जैसे पढ़ रहा हूं वैसे ही पढ़ूं, तो आप पढ़ते रहो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय आप कोई रिस्क लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चों की क्लॉक रात में इसलिए सेट हो जाती है क्योंकि रात में हल्ला शोरगुल नहीं होता, तो साउंड आप बैठ करके आराम से चुपचाप पढ़ सकते हो। लेकिन कई बार रात में बच्चे जो ज्यादा देर तक जगते हैं उनके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात भी बहुत पनपते हैं। मोबाइल देखें, रील्स देखें, ये देखें, वो देखें, रात में बैठे बैठे निशाचर बन जाते हैं, राक्षसों वाली सोच डेवलप कर लेते हैं। इसलिए देर रात तक जगने की आदत को अवॉइड अगर कर सकते हो तो आप करो। 11 से 12 के बीच में अगर आप सो जाते हो इट इज बेस्ट। 11 बजे से 12 के बीच में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 ये वाले टाइम में फिर जाकर के ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ा सा सुन्न सी पड़ने लगती है, नर्वस सी होने लगती है। दिमाग के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर आप सुबह 5 बजे से उठ करके रात 11 बजे सो जाते हो तो बेटर है। मतलब मैं अपनी तरफ से आपको बस इतना सजेस्ट कर सकता हूं, सुबह 5 से रात 11 के बीच में अगर आप एक्टिव रहो, 11 से 4 या 5 बजे तक आप इनएक्टिव हो जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी सलाह है केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप जो फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करो, अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप वही फॉलो करो। ठीक है बच्चों? ठीक है। नाउ डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स चलते हैं पढ़ाई पर। लेट्स स्टार्ट पढ़ाई। पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो अगली ग्लैंड का नाम है हमारी थायराइड ग्लैंड। भाई जिसको जो पसंद है क्लॉक वही सेट करो, मेरे कहने से चेंज करके आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब मत करो, मैं यही कहूंगा। मैं अपने प्यारे बच्चों के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, बस सिंपल सी बात है। इसलिए आप जो फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करते रहो। चलो भैया शुरू करते हैं अपने इस टॉपिकवा को। थायराइड ग्लैंड
और थायरोकेयर पे जब हम आते हैं, थायराइड ग्लैंड ये नेक में पाई जाने वाली, ये हमारी नेक में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है। नेक में पाई जाने वाली लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कही जाती है। इन नेक रीजन, नेक रीजन में पाई जाने वाली लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? ये सबसे बड़े साइज की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी। ग्लैंड तो बहुत सारी हैं, ग्लैंड तो बहुत सारी हैं, बट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में अगर आपके पास कोई है तो उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड इसका नाम है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर कोई आपसे पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आप बता देना कि लार्जेस्ट ग्लैंड भी हमारे मार्ट साहब ने बताया है, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होती है, लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है। नेक में पाई जाती है। विंग फैलाए हुए, विंग स्प्रेड बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, जिस बटरफ्लाई ने अपने विंग्स फैला रखे हैं उसी शेप की पाई जाती है। ईदर साइड ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब, जहां से ट्रैकिया शुरू होती है, जहां से हमारे लैरिंजियल एपरेटस की शुरुआत, जहां लैरिंजियल एपरेटस एंड होता है ट्रैकिया शुरू होती है, उसी ट्रैकिया के दोनों साइड पे पाई जाती है। ऑन द ईदर साइड ऑफ, ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया, हमारी जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया, उसके दोनों साइड में नेक रीजन में, जहां पे लैरिंजियल एपरेटस एंड हो रहा है, उस एंडिंग वाले पॉइंट पर ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप के पास पाई जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड। मैंने कहा विंग स्प्रेड बटरफ्लाई या एच शेप्ड कहते हैं इसको, विंग स्प्रेड, विंग स्प्रेड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप्ड, या इसे कुछ लोग एच शेप्ड ग्लैंड भी कहते हैं, इसे एच शेप्ड भी कहते हैं। इसके दो लोब्स होते हैं, देयर आर टू लोब्स, मतलब ये बाई लोब्ड ग्लैंड होती है, दो लोब्स पाए जाते हैं, इसे बाई लोब्ड एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। दो लोब्स होते हैं विच आर इंटरकनेक्टेड बाई, इंटरकनेक्टेड, ये जो दो लोब्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाई द कनेक्टिव टिश्यू। उस लोब को इंटरकनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉल्ड इस्थमस, उसे कहते हैं इस्थमस। तो नेक में पाई जाने वाली बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड का नाम है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। अगर हम अपनी विंड पाइप ट्रैकिया की बिगिनिंग से, शुरुआत से देखें कि अगर हमारी विंड पाइप है ये, अगर हमारी विंड पाइप है ये, इसके टॉप रीजन की तरफ, ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो इस ऊपरी हिस्से की तरफ आपको एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, जो दिखने में विंग स्प्रेड बटरफ्लाई की तरह, जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे ही ये देखें, हमने मान लिया कि ये एक बटरफ्लाई के विंग्स हमने खोल दिए, एक बटरफ्लाई के विंग्स हमने, जैसे मान लो ये सेंट्रल पार्ट हो गया बटरफ्लाई का, इसे इस्थमस मान लो, और इस इस्थमस के पॉइंट से यहां एक ये और एक ये दोनों विंग फैला दिए हमने, ये दोनों विंग्स हमने फैला दिए। हमने कहा कि ये हैं विंग्स।
तो विंग स्प्रेड बटरफ्लाई है ये, और उस फैलेली बटरफ्लाई में ये जो दो लोब्स आप देख पा रहे हो, ये जो दो ठो लोब आप देख पा रहे हो, इसी दो ठो लोब को कहते हैं थायरॉइड लोब्स। क्या कहते हैं? इन्हीं दो ठो लोब्स को कहते हैं थायरॉइड लोब्स। इन्हीं दो लोब्स का नाम है थायरॉइड लोब्स। ठीक है जी। इस थायरॉइड लोब में ये जो आप देख रहे हैं, अगर क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तब जाकर के आपको दिखाई देगा कि इस थायरॉइड ग्लैंड में अंदर की तरफ ग्लैंड्यूलर पोर्शंस जो पाए जाते हैं वो कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं। तो अगर आप इस थायरॉइड ग्लैंड को देखें तो मैंने कहा ट्रैकिया के जस्ट ऊपर ये जो विंड पाइप है, इसे कैसे पहचानेंगे? ये रिंग्स देख करके पहचान जाएंगे कि ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकियल रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स होती हैं, हाइलीन कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स होती हैं, और ये बन गई हमारी थायरॉइड ग्लैंड। और थायरॉइड ग्लैंड के बीचों बीच मैंने क्या बताया? मैंने बीचों बीच बताया कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ इंटर कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो दोनों लोब्स को आपस में जोड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट लोब है, और इसको बीच में इस्थमस ने कनेक्ट कर रखा है। तो हम अगर लेबलिंग करना चाहें तो ये बना दी हमने इस्थमस, ये बना दिए लोब्स ऑफ थायरॉइड, ये बना दिया लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। ये है ट्रैकिया विंड पाइप, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये रही आपकी ट्रैकिया विंड पाइप है ये रहा थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड जो कि दो लोब्स, एक इधर दो फ्लैप्स पाए जाते हैं, और बीच में इन्हें कनेक्ट करता है इस्थमस। इस्थमस इन्हें कनेक्ट करता है। अब अगर आप देखोगे थायरॉइड ग्लैंड के क्रॉस सेक्शन को, अगर हमने इसके किसी पोर्शन का क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, अगर हमने थायरॉइड के किसी पोर्शन का क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, तो हमें थायरॉइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मान लो हमने थायरॉइड ग्लैंड उठाई, और इस थायरॉइड ग्लैंड का एक क्रॉस सेक्शन हमने यहां से कट कर लिया। हमने थायरॉइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन काट लिया। जब आप थायरॉइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये देखो, ये थायरॉइड ग्लैंड जो आपको दिखाई देगी, इस थायरॉइड ग्लैंड के अंदर जो क्रॉस सेक्शन हुआ है, इसमें आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ऐसे ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ये देखें, इन्हें कहते हैं फॉलिक्यूलर टिश्यूज। इसके अंदर फॉलिक्यूलर टिश्यूज, इसे थायरॉइड फॉलिकल्स कहते हैं। और इसके चारों तरफ का जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये जो चारों तरफ का एरिया देख पा रहे हो, इसके अंदर पाए जाते हैं स्ट्रोमल टिश्यूज। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स भी होते हैं, और इसके अंदर पाई जाती हैं कई सारी स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स का ग्रुप पाया जाता है। ये देखें, यहां पे आपको कुछ और ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे जाएंगे मास के फॉर्म में। इसमें कई सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन्हें हम स्ट्रोमल टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम स्ट्रोमल टिश्यूज कहते हैं। ये स्ट्रोमल टिश्यूज आपको कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्म में दिखाई देंगे, और कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स भी इनके बीच बीच के स्पेसेस में दिखाई देंगे। यहाँ जो ग्लैंडुलर पार्ट आप देख रहे हो, इस ग्लैंडुलर पार्ट में आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स दिखाई देती हैं। ये जो दिखाई दे रही हैं सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है। एनिमल टिश्यू का टॉपिक एक बार फिर से हमारे बीच आता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया थायरॉइड ग्लैंड में पाई जाती है या नहीं पाई जाती? यस, पाई जाती है। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया थायरॉइड ग्लैंड में पाई जाती है। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया
ये देखें, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हैं। ये देखें, ये सारी क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। तो क्वेश्चन में आता है थायराइड फॉलिकल में कौन सी एपिथीलिया, आप बताओगे। यहां पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलिया पाई जाती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलिया। यही वो सेल्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जो एंडोक्राइन, जो मेन हार्मोन थायराइड ग्लैंड का है, जो यहाँ पे सीक्रेट होता है। इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर सेल। इसे स्ट्रोमा कहते हैं और इस स्ट्रोमल सेल का नाम होता है पैरा फॉलिक्यूलर सेल। आप देखें, यहाँ 3 तरह के स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए। एक जो लिखूंगा ये, इसे कहते हैं थायरॉइड फॉलिकल्स, इन्हें कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। इसे कहते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं स्ट्रोमल टिश्यूज। और ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। आप देखें, एक है थायराइड फॉलिकल, एक है पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, 2 तरह की सेल्स हैं। इसमें थायराइड फॉलिकल्स जो होती हैं ये सीक्रेट करती हैं प्रिंसिपल हार्मोन। दिस थायराइड फॉलिकल सीक्रेट्स थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन सीक्रेट करती है, जिसे T4 भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन का दूसरा नाम T4 है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से T4 और T3 दोनों यहीं से सीक्रेट होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। बट अगर आप ऐसे समझोगे कि थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, तो आप बताओगे T4 रिलीज करती है। इसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन का एक आयोडीन जब निकाल दिया जाता है तब ये T3 में कन्वर्ट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थायरॉक्सिन कहां से आता है, थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो थायराइड हार्मोन्स में एक T3 है, एक T4 है। T4 बनता है थायराइड ग्लैंड में, T3 बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, मसल्स में या फिर किडनी में या फिर दूसरे पार्ट्स में T4 को T3 में कन्वर्ट किया जाता है एक आयोडीन रिमूव करके। तो अगर कोई पूछे T4 क्या है, आप बताओगे टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो मेन थायराइड हार्मोन जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन, इसको कह लो, या T4 और T3 कह लो। तो ये सीक्रेट होते हैं इसी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मान ले T4 और दूसरा है T3, ये दोनों थायराइड फॉलिकल्स बनाते हैं। स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो थायराइड फॉलिकल के चारों तरफ का एरिया है वो कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है सपोर्टिंग फॉर्म में। और जो दूसरी सेल लिखी है पैरा फॉलिक्यूलर सेल, ये सेल्स सीक्रेट करती हैं अनदर हार्मोन। थायराइड से दूसरा हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, अनदर हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, जिसका नाम होता है थायरोकैल्सीटोनिन। इसे TCT कहा जाता है, थायरोकैल्सीटोनिन। तो 2 तरह के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स के 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला, जिसे आयोडोथायरोनिन T4 और T3 कहते हैं। और दूसरा होता है पैरा फॉलिक्यूलर सेल रिलीज करती है, उसे कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन TCT। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है और ये लोब्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू उसे कहते हैं दिस इस्थमस, कनेक्टिव टिश्यू। क्रॉस सेक्शन कट किया तो हमें थायराइड फॉलिकल्स मिली, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये। और ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसका नाम है थायरॉक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ठीक, ये दोनों थायराइड हार्मोन्स होते हैं, एक T4 है और एक T3 है। बट मैंने आपको बताया T4 जो होता है वो हार्मोन बनाता है थायराइड, लेकिन इस T4 को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जब पहुंचाते हैं तो वहां जाकर के इस T4 में से एक आयोडीन निकाल दी जाती है, तो बनता है T3। T3 इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बट अमाउंट उसकी कंपैरेटिवली कम होती है। बट हम दोनों को ही थायराइड हार्मोन कंसीडर करेंगे, T4 और T3। तो हम याद रखें, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, थायराइड हार्मोन्स इंक्लूड T3 एंड T4। लेकिन अगर कोई पूछेगा थायरॉक्सिन किसको कहते हैं, तो थायरॉक्सिन हम T4 को ही कहते हैं। और दूसरा हार्मोन है थायरोकैल्सीटोनिन, जो यहां से रिलीज होता है। नाम से ही समझ में आता है, थायराइड ग्लैंड, थायरो, कैल्सी मतलब कैल्शियम,
तो थायराइड ग्लैंड कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई आपसे पूछे फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का, अगर कोई आपसे पूछे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बताओ, ये देखो थायराइड ग्लैंड के हार्मोनल फंक्शन की बात करें, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात करें अगर, तो थायराइड ग्लैंड रही ये। इस थायराइड ग्लैंड में मैंने बताया दो तरह के हार्मोन्स को आप कैटेगराइज कर दो, दो तरह के मेजर हार्मोन्स हो गए। एक लिखा मैंने थायराइड हार्मोन्स जो कि थायराइड फॉलिकल्स से रिलीज होते, थायराइड फॉलिकल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स जो रिलीज करती हैं। एक बताया मैंने T3 और दूसरा बताया T4। ट्राई आयोडो एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडो एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडो मतलब 3 आयोडीन होती है, ट्राई आयोडो एंड टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और दूसरा मैंने आपको बताया जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होती है, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो होती हैं वो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स रिलीज करती हैं अनदर हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसका नाम है TCT, जिसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये दोनों जो हार्मोन्स आप देख पा रहे हो जिसमें से पहला ये T3 और T4 है, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना मेटाबॉलिज्म को बाई इंक्रीजिंग BMR, इंक्रीज करता है BMR को। फिर सवाल उठता है BMR क्या होता है? BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारे बॉडी में रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया को कहते हैं BMR। कितना खर्चा हमारे बॉडी में एनर्जी का यूनिट एरिया में कंजम्पशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में कितना ज्यादा एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही, तो किस पार्ट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन एक्टिव होता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन। तो BMR यहां पे हम लिख सकते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है कौन? यही थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम हमारे बॉडी में ये इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को भी। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब जिस इंसान के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ जाएगा, BMR बढ़ जाएगा, उसके बॉडी में स्लाइट राइज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर का। इसे हाइपरथर्मिया भी कह सकते हो। इस इफेक्ट को कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी कह सकते हो। क्या कहते हो? कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ा देता है, शरीर हल्की गर्म हो जाती है जिसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है। ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को भी, ये हार्ट रेट भी बढ़ाता है। इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। ये इंक्रीज करता है ब्रेथ रेट को भी, ये हमारी सांस लेने की दर को भी बढ़ाता है। इसे टैकीपनिया भी कहते हैं। ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन में भी हेल्प करता है। मेंटल एंड गोनाडियल डेवलपमेंट, गोनाडियल डेवलपमेंट मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी मदर की बॉडी में इस हार्मोन की कमी हो जाती है ना, मैं आपको बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर की बॉडी में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड हो जाती है, उसका दिमाग ठीक से डेवलप नहीं होता, उसका हार्ट ठीक से फॉर्म नहीं होता। तो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, हार्ट के डेवलपमेंट के लिए इस ग्लैंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस हार्मोन की खास इंपॉर्टेंस है और इस हार्मोन की सिंथेसिस में आयोडीन की जरूरत होती है, आयोडीन की प्रेजेंस में इसकी सिंथेसिस होती है। तो ये मेंटल और गोनाडियल डेवलपमेंट, हार्ट रेट, ब्रेथ रेट, बॉडी टेम्परेचर और साथ साथ इट ऑल्सो इंक्रीज द RBC प्रोडक्शन को भी ये एनहांस करता है।
ब्लड सेल फॉर्मेशन में, आरबीसी प्रोडक्शन को भी ये एनहांस करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये हार्मोन हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन, कह रहा है ये बॉडी में टिश्यू के अंदर कैटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, ब्रेक डाउन को प्रमोट करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू एनर्जी के यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है, इसीलिए बीएमआर ये बढ़ा देता है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है, फैट के ब्रेकडाउन, लिपिड के ब्रेकडाउन और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देता है। तो याद रखेंगे, इट इज एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, it is associated with increasing BMR, it is associated with the heart rate increase, breath rate increase, RBC production, mental development, reproductive development, ऐसे बहुत सारे काम में हेल्प करता है। इवन फ्रॉग में लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने में भी मदद करता है, टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन, अलग से लिख लेंगे इस पॉइंट को, इन फ्रॉग्स, इन केस ऑफ फ्रॉग, अगर फ्रॉग की बात करें, this hormone helps in metamorphosis, किसमें हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल, मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल, जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो टैडपोल मेटामॉर्फोज करता है इनटू अडल्ट फ्रॉग, इनटू अडल्ट फ्रॉग। तो जो फ्रॉग का लार्वा है वो अडल्ट बनने के लिए जिस हार्मोन की प्रेजेंस में अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, मेटामॉर्फोसिस में होती है, जिसकी हेल्प होता है जिस हार्मोन का, उसका नाम होता है थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन। तो याद रखेंगे, दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑल्सो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, हार्ट के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, हार्ट की फंक्शनिंग, लंग्स की फंक्शनिंग और बॉडी के अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस या इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट बढ़ रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ रहा है, सेलुलर एक्टिविटी जितनी फास्ट होगी उतना ही ज्यादा यहां से हीट प्रोडक्शन, गर्मी बढ़ती है। और वहीं थायरोकैल्सिटोनिन की बात करें तो दिस हार्मोन और एक्ट्स अपोजिट टू पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसे कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच, पैराथ्रोमोन भी कहा जाता है इसे। तो पीटीएच के अगेंस्ट काम करता है। ये पीटीएच ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, टीसीटी उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। क्या करता है? एक्ट्स अपोजिट टू पीटीएच बाय रिड्यूसिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है। इसीलिए ये कैल्शियम की होम्योस्टैसिस में हेल्प करता है, ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मुझे लगता है इन हार्मोन्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। डिसऑर्डर्स की बात हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बता दें सभी लोग कि यहां तक की बात समझ आ गई है, तो अब यहीं एंडिंग करी जाएगी। आज की क्लास को यहीं पे टाटा बाय बाय किया जाएगा। बोलो बोलो, जल्दी बताएं। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर, और यहां तक की बात समझ आ गई है। दो तरह के हार्मोन मैंने बताया थायराइड ग्लैंड से, एक थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं T3 T4, और दूसरा होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, जिसका नाम है TCT। तो अब हम आज की क्लास को एंड करेंगे विद सम क्वेश्चंस। एक दो सवाल लगाते हुए टाटा बाय बाय करने वाले हैं। जल्दी से बता दें और छुट्टी करी जाएगी। जल्दी से बता दें और छुट्टी करी जाएगी। आज का खेला, टाटा बाय बाय। कल का मतलब अगली क्लास बेटा, एकदम से नहीं परेशान होते। कल की क्लास का मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब, अगर फ्रॉग पढ़ा है मेरे से ही तो आपको पता होगा।
अगर फ्रॉग मेरे से ही पढ़ा है बच्चों ने तो आपको पता होगा, अगर किसी और मास्टर ने पढ़ाया है तो मुझे नहीं मालूम, बट मेटामॉर्फोसिस का मतलब आप लोगों को बताया था, मेटामॉर्फोसिस की बात करी थी, फ्रॉग के बारे में बताया था। मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फोसिस का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जहां पे आपको ये बात बताई गई थी कि जो फ्रॉग का लार्वा होता है, टैडपोल होता है, मछली जैसा लार्वा होता है फ्रॉग का। फ्रॉग का जो लार्वा होता है ये दिखने में मछली जैसा, इसके पास भी गिल्स होती हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बट मछली जैसा है। ये जो फ्रॉग का लार्वा है ये मछली की तरह, इसमें गिल्स पाई जाती हैं और पानी में ये तैरता हुआ, पानी में मछली की तरह तैरता हुआ। लेकिन ये जो लार्वा है अपने अंदर जब मॉर्फोलॉजिकल चेंज करता है तो अपने आप को ये फ्रॉग भाई साहब में कन्वर्ट कर लेता है, ये अपने आप को फ्रॉग भाई साहब में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये फ्रॉग वाली कहानी आपको माट साहब ने पढ़ाई थी और पढ़ाई होगी तो आपको याद होगा ये सब कुछ। ये सवाल पूछने की जरूरत ना करते अगर आपको ये बातें पढ़ाई गई थी और फिर भी याद नहीं है। ये देखें, ये जो फ्रॉग में कन्वर्जन है, ये जो फ्रॉग में कन्वर्जन है, जो लार्वा जो फ्रॉग का है वो फिश लाइक स्टेज से फ्रॉग वाली स्टेज में चला जाता है। ये कैसे जाता है, इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा टैडपोल अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज करके, ये जो टैडी है, टैडी पोली है, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करके अपने आप को फ्रॉग बना लेगा। क्या बना लेगा? फ्रॉग बना लेगा, अडल्ट फ्रॉग बना लेगा, अडल्ट फ्रॉग बना लेगा। इसी चेंज को कहते हैं, इसी चेंज को कहते हैं फ्रॉम टैडपोल टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसी को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। आया समझ में? आया समझ में बबुआ? कि बबुआ ही रह जाओगे जीवन भर? क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दो मेरे बाबू, जल्दी बताओ। देखें इधर क्वेश्चन लिखा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट वन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट वन। जल्दी से आंसर करें, भाट साहब पानी पीने जा रहे हैं। देखें, मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट वन, कॉलम 1 को 2 से मैच करना है और सही जवाब बताना है। कंप्यूटर जी सही जवाब बताना है। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ये क्या करती है? ये एफएसएच और एलएच रिलीज करती है। एडीएच जो होता है ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रमोट करता है और प्रोलैक्टिन लैक्टेशन से संबंधित है। मतलब डी का 1 है, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। मतलब चीन टपाक डमडम है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, चीन टपाक डमडम। आंसर सी विल बी करेक्ट, आंसर विल बी फी फी फी, आंसर विल बी फी। 89% बच्चों का सही हुआ है, बेहतरीन जवाब। अगला सवाल, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ड्यू टू। पूछा है यूट्रस का एकदम जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन अगर करवाया जाए और मिल्क का इजेक्शन करवाना हो मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड में भरे हुए दूध को, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क भरा हुआ है, इसके रिलीज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जो मेमरी ग्लैंड है इसके अंदर से भरा हुआ मिल्क, यहां मिल्क भरा हुआ है, ये जो मिल्क भरा है इसको रिलीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आपको पता होगा
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन इस मैमरी ग्लैंड की एपिथीलिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और फिर इसी की वजह से मिल्क बाहर निकाल दिया जाता है। जब बेबी उसको उस मिल्क को सक करता है तो इस मिल्क के रिलीज को प्रमोट करने के लिए एक हार्मोन जो एक्टिव होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन इसी हार्मोन को कहते हैं। तो सही आंसर बनेगा बी फॉर बाहुबली। बाहुबली जय हो। एक और सवाल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हार्मोनल डिसऑर्डर ए एंड बी बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टर। डिसऑर्डर्स को पहचाने उनके कैरेक्टर्स को देख करके। डिसऑर्डर्स को पहचाने उनके कैरेक्टर्स को देख करके। ये लो आ गया तुम्हारे पास। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हार्मोनल डिसऑर्डर। ए में लिखा है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम अर्ली एज कैरेक्टराइज्ड बाय अब नॉर्मली इलोंगेटेड लॉन्ग बोन्स। हाइपर सिक्रीशन आफ्टर अडोलेसेंस बोला है। जवानी में अगर इस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और गोरिल्ला जैसी अपीयरेंस हो जाएगी, डिसप्रपोर्शनेट फेस हो जाएगा, तो इसे कहेंगे एक्रोमिगैली। बी का मतलब एक्रोमिगैली और ए का मतलब हो गया जीजांटिज्म। जीजांटिज्म, तो आंसर बना ए। तो यहां पे आप देखें, ये हो गया जीजांटिज्म और ये हो गया जीजांटिज्म और ये हो गया एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली मतलब आंसर बना डी फॉर बाहुबली, डी फॉर कटप्पा। डी फॉर कटप्पा विल बी द करेक्ट आंसर। ए बता रहा है बच्चा, कैसे ए कर दिया बे? ए नहीं होगा पगले, जी फॉर जीजांटिज्म और इधर सेकंड वाला जो होगा वो एक्रोमिगैली होगा। तो ए और बी में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। इसमें सही आंसर डी बनेगा, डी फॉर डाहुबली, डी फॉर डाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली, यस। लिखा एक ऐसा हार्मोन जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है। नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, हमारी जो नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक में स्लीप वेक साइकिल, जो 24 घंटे की क्लॉक में हमारी स्लीपिंग है, उसे रेगुलेट करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। उसे रेगुलेट करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है एपिनेफ्रिन। इसी एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन भी कहा जाता है, एड्रीनालिन भी कहा जाता है। गैस्ट्रिन स्टमक की वॉल को एक्टिवेट करता है, जीआई ट्रैक्ट में रिलीज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होता है। मेलेटोनिन पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। और इंसुलिन हमारी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से रिलीज होता है, पैनक्रियास से रिलीज होता है। तो आंसर जो सही बनता है इस सवाल का वो बनेगा मेलाटोनिन। करेक्ट आंसर विल बी सी फॉर छोटे बाहुबली साहब। 94% बच्चों का सही हुआ, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। असर्शन और रीजन का सवाल। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में होती है। और फिर कह रहा है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पूछा है कि क्या असर्शन रीजन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्या दोनों कहानियां एक दूसरे को सही बताती हैं या गलत बताती हैं। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आंसर करें। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। आंसर विल बी इंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन करता हुआ है। तो चलें, आज की कहानी मास्टर साहब की ज़बानी यहीं समाप्त होगी। अगले वीक में मतलब मंडे तक का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा एक बार फिर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए।
तब तक के लिए इन होमवर्क्स को ज़रूर कर लेंगे, एनसीईआरटी देवी की रीडिंग अच्छे से कर लेंगे, धीरे धीरे करते हुए नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। अगले हफ्ते में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप अपने इन होमवर्क्स को कर लीजिएगा और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, जब तक कि सारी ग्लैंड्स आपको रट नहीं जाती। हर दिन 2 ग्लैंड भी रटोगे तब भी रट जाएगी। एक दिन में अगर खाली 2 ग्लैंड भी रटते हो तब भी आपको हर चीज रट जाएगी, क्योंकि क्लास में तो आपको वैसे ही एक एक कहानी, एक एक मीनिंग, हर वर्ड्स की मीनिंग आपको समझाई जा रही है। तो बस आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, होमवर्क को करते रहें, दिल लगा के पढ़ना है, आखिर तक चलते रहना है, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। बस इस बार नीट क्रैक करके आना है, नीट के एग्जाम को क्रैक करके आना है। इसी उम्मीद के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी दिलासा के साथ हम लोग लेते हैं आज विदा कि इस बार हमें नीट 2025 को जरूर क्रैक करना है, और केवल क्रैक ही नहीं करना है, टॉप बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में हमें पहुंचना भी है, अपने ड्रीम कॉलेज तक हमें पहुंचना भी है। उसके लिए हमें हर वो मेहनत, हर वो कोशिश करनी होगी जो कोई भी बच्चा टॉप रैंक लाने के लिए कर रहा होगा। हमें हर वो प्रयास करना होगा जो हमें इस एग्जाम में सफलता दिलाए, कहीं कोई कसर न रह जाए। बस पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू, नमस्कार, जय हो।